देखिएगा उधर उधर उस वाले पे, इस वाले पे। हाँ। देखिए भैया फोर्स क्या होता है, तो इफेक्ट ऑफ पुश और पुल, खींचना और धकेलना, ये दोनों ही क्या कहलाता है भैया, फोर्स कहलाता है। और यहां पर मैं एक और डेफिनेशन दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं फोर्स की एक दूसरी डेफिनेशन दे रहा हूं, एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। ये क्या है भैया, एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो बॉडी की स्टेट को क्या करता है, चेंज कर देता है। फोर्स लगने पर मोशन क्या होता है, रेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, रेस्ट क्या होती है, मोशन में चेंज हो जाती है। और अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो क्या होता है भैया, उसी डायरेक्शन में नहीं चलती, चेंज कर देती है अपनी डायरेक्शन को, ठीक है। ठीक है, बात करूं भैया फोर्स किस टाइप का वेक्टर है, तो फोर्स एक पोलर वेक्टर है। क्या है, पोलर वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाने की वजह से अराइज होता है। और एक होता है एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर होता है जो रोटेशन मोशन की वजह से आता है, जैसे पंखा रोटेट कर रहा है, इसमें जो भी वेक्टर्स आएंगे वो क्या होंगे, एक्सियल वेक्टर होंगे। लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की मूवमेंट की वजह से जो वेक्टर आते हैं उसको हम क्या कहते हैं भैया, पोलर वेक्टर कहते हैं। फोर्स उसी में से एक वेक्टर है पोलर का। फिर आता है भैया एरिस्टोटल फालेंसी। एरिस्टोटल ने बोला भैया कि अगर धरती पर आपको किसी चीज को यूनिफॉर्म स्पीड से रखना है तो उसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना। बगैर फोर्स लगाए आप धरती पर, पृथ्वी पर किसी चीज को एक यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चला सकते, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी पर अगर कोई चीज चलती है तो फ्रिक्शन उसको रोकता है। इसका मतलब फ्रिक्शन के अगेंस्ट में आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो उस बॉडी को क्या कर रखेगा, कांस्टेंट स्पीड में रखेगा। यही लिखा हुआ है, एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आप एक बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाना चाहते हो तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है भैया, कि कोई बॉडी अपनी स्टेट को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती, यानी बॉडी कैपेबल नहीं है। जो ये कैपेबल नहीं है इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स इनिशियल स्टेट, कि भैया अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो, जीरो। तो यही इसी की जो इनएबिलिटी होती है बॉडी की, जो अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाता, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इनर्शिया कहते हैं। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट मतलब कि हर बॉडी के अंदर अपने आप से आती है, ठीक है, ऑफ मटेरियल बॉडी। मटेरियल बॉडी का मतलब जिसके पास मास होता है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स इनिशियल स्टेट बाय इटसेल्फ, कॉल्ड इनर्शिया। अपनी स्टेट को खुद ब खुद चेंज नहीं कर पाती, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इनर्शिया कहते हैं। अगर मैं बात करूं भैया इनर्शिया जो होता है, इसको दूसरी वे में बोलूं, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो इनर्शिया क्या है भैया, रेजिस्टेंस टू चेंज। चेंज में ये हमेशा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। रेजिस्टेंस मतलब चेंज होने को रोकता है। बॉडी रुकी है तो रुकी रहने देगा, अगर चेंज हो रहा है, चलने का प्रयास कर रही है तो उसको रोकेगा, भैया तू मत चल। बॉडी चलने का प्रयास कर रही है तो रोकेगा, बॉडी रुकने का प्रयास कर रही है तो भी रोकेगा, मतलब इसको चेंज पसंद नहीं है। तो चेंज को अपोज करे उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो सबसे पहले दिया था वो किसने दिया था भैया, इसको जो सॉरी इनर्शिया को जो सबसे पहले यूज नहीं किया था वो गैलीलियो ने किया था, ठीक है। इनर्शिया जो होता है बॉडी के मास के क्या होता है, डायरेक्टली होगा। जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होता है वो अपने आपको उतनी देर तक क्या करती है, उसी स्टेट में रख पाती है, मतलब अपनी जल्दी से स्टेट को चेंज नहीं करती है। इसका मतलब उसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा है, ठीक है। टाइप ऑफ इनर्शिया की बात करूं भैया, आपको बता दूं इनर्शिया के कई सारे प्रकार होते हैं, उन्हीं में से एक प्रकार है भैया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये कहता है भैया अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक बॉडी कभी भी अपनी रेस्ट वाली स्टेट को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं, ठीक है भैया। ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है वो अपने आप को बहुत देर तक रेस्ट में रख सकती है, ठीक है भैया। यानी उसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा है, ज्यादा देर तक खुद को रेस्ट में रख पाएगी बॉडी। जिसका मास ज्यादा होगा और वो रेस्ट में, तो वो बहुत देर तक अपने आप को रेस्ट में भी रख सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब एक मूविंग बस जो होती है, अच्छा देखिए भैया हमारा लोअर पार्ट का मास क्या होता है, कम होता है, इनर्शिया कम होता है, तो उसको चलाना और रोकना दोनों ही क्या होता है, आसान होता है। हमारा अपर पार्ट का मास क्या होता है, ज्यादा होता है, इनर्शिया ज्यादा होता है, उसको चलाना और रोकना दोनों ही क्या होता है, लोअर पार्ट के कंपैरिजन में मुश्किल होता है।
जब आपकी भैया हम कौन सा एग्जांपल करें, इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला एग्जांपल करें। एकाएक बॉडी, अगर आपकी बॉडी, आप बस में हो, आप बस में एकदम रेस्ट की कंडीशन में हो और एकाएक बस चलना चालू करती है, तो आपके लोअर पार्ट का इनर्शिया कम होता है क्योंकि मास कम होता है, वो बस के साथ क्या करता है, मोशन में आ जाता है जल्दी से। लेकिन अपर पार्ट का मास ज्यादा होता है, इनर्शिया ज्यादा होता है, तो ये काफी देर तक अपने आप को रेस्ट में रख पाता है। तो ये क्या होता है, ये पीछे रह जाता है और पैर क्या होते हैं, आगे चले जाते हैं और आप क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, वही लिखा है, व्हेन अ बस मूव्स द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, रिमेन, ठीक है, begins to move with the bus, ठीक है, due to small inertia, while the upper part of the remain in rest due to large inertia। ऊपर वाला पार्ट रेस्ट में रहता है क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। पर्सन क्या होता है, फॉल्स बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ गिर जाता है। इनर्शिया ऑफ मोशन भैया देखिए भैया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है भैया, बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लग जाए। अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तो बहुत देर तक अपने आप को मोशन में रख सकती है क्योंकि उसका इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसका एग्जांपल है, जब एक बस चलती हुई एकदम से रुकती है तो लोअर पार्ट का मास क्या होता है, कम होता है, इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा, वो बस के साथ क्या होगी, तुरंत रुक जाएगी। लेकिन अपर पार्ट का मास क्या होता है, ज्यादा होता है, उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा, वो रुक नहीं पाएगा, वो आगे निकल जाएगा, लोअर पार्ट पीछे रहेगा और आप आगे गिर जाओगे। ठीक है, ये एग्जांपल लिखा हुआ है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहता है भैया कि एक बॉडी अपनी डायरेक्शन को खुद ब खुद कभी चेंज नहीं कर सकती। ठीक है भैया, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ मोशन जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग जाता। नोट, एक बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका डायरेक्शन में, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा रख पाएगा, वो उतनी देर तक अपने आप को क्या रखेगी, डायरेक्शन में रख पाएगी। छोटी मोटी बॉडी बड़ी जल्दी से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, और बड़ी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आपने देखा होगा, एक छोटे से पत्थर को घुमाओ लंगड़ में बात के, बड़ा कम एफर्ट लगाना पड़ता है क्योंकि पत्थर कम है, मास कम है, इनर्शिया कम होगा, तो आप आसानी से उसकी डायरेक्शन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं एक बड़े पत्थर की, तो बड़े पत्थर का मास क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर उसको सर्कुलर पाथ में घुमाना है तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है, और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए लगातार आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इस इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, जब चक्कू पैनी करने वाला देखा है, चक्कू पैनी करने वाला जब वो लगाता है ना तो चक्कू घिसती है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, टूट करके उस पे गोल गोल चक्रे पे लग जाते हैं, और जैसे ही क्या होता है, ये घूमता है तो उन पार्टिकल्स की भी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। अबे गोल गोल घूमता रहता ना, तो ये इन पार्टिकल के पास भी क्या होगा, कुछ इनर्शिया होगा। कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, क्या है। तो जैसे ये घूमेगा तो ये कहेंगे भैया मेरे पास तो इनर्शिया है, मैं तो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करूंगा, तो ये क्या होते हैं, ऐसे ऐसे ही निकल जाते हैं। तिनगारी देखी होगी ना आपने, ऐसे निकलती है। एक्चुअली तिनगारी नहीं, आग नहीं होती, वो पार्टिकल होते हैं लोहे के, जिनकी गर्मी क्या, जिनकी हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो रेड हो जाते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ अभी क्लास में। ठीक है, एकाएक जब बस एक शार्प टर्न लेती है तो आप क्या करते हो, एक तरफ झुक जाते हो। क्यों, क्योंकि भैया आप जिस डायरेक्शन चल रहे थे आपकी बॉडी का इनर्शिया क्या था, उसी डायरेक्शन में था। लेकिन बस ने टर्न ले लिया तो आपका लोअर पार्ट क्या हुआ, मास कम होने की वजह से वो बस के साथ चला गया, लेकिन अपर पार्ट का मास ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, वो उसी डायरेक्शन में अभी भी चल रहा है, तो इसलिए आप क्या होता है, एक साइड में झुक जाते हो। ऑब्जर्व किया ना सबने ये वाला। ठीक है, किसी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा, किसी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, और उतना ही उसके चेंज को, उसके अंदर चेंज करना उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, जिस बॉडी का मास जितना कम होगा उसका इनर्शिया उतना कम होगा, और उसके अंदर चेंज करना भी क्या होगा, उतना ही आसान होगा। ठीक है भैया, लीनियर मोमेंटम टॉपिक काफी अच्छा है, ध्यान रखिए। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम क्या भैया, एक कंसेप्ट है। ठीक है भैया, और ये क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट होता है। क्या होता है, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो बॉडी के पास क्या होगा, मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, यदि किसी बॉडी के पास मोमेंटम हो, वो किसी से टकराएगी तो क्या लगाएगी, फोर्स। यानी फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, मोमेंटम, और मोमेंटम का इफेक्ट क्या होता है, फोर्स। फोर्स लगाने से बॉडी के अंदर मोमेंटम आता है, और किसी बॉडी के पास मोमेंटम है और किसी से टकराएगी तो उसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी का मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, या ज्यादा मोमेंटम वाली बॉडी टकराएगी तो फोर्स भी क्या लगाएगी, ज्यादा लगाएगी। ठीक है भैया, इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, और फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ मोमेंटम, ये ध्यान रखना। यदि किसी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा तो वह बॉडी जिस बॉडी से कोलिजन करेगी उस बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगी, और यदि किसी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है तो
उसका मतलब यह है कि उसके बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया गया है। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा, वो जिससे टकराएगी तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगी। यदि कोई बॉडी टकरा रही है और दूसरी बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रही है तो उसका मतलब उसका मोमेंटम क्या है, ज्यादा। बात दोनों अलग अलग है, ये मत सोचना। बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा तो मोमेंटम क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और ज्यादा मोमेंटम वाली बॉडी दूसरी बॉडी पे ज्यादा टकराएगी तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगाएगी, ज्यादा लगाएगी। ठीक है भैया, ये देखिए भैया क्या कह रहे हैं, हमने एक लार्ज फोर्स लगाया किसके ऊपर, बॉल के ऊपर। इसके पास क्या है, लार्ज मोमेंटम। और ये लार्ज मोमेंटम वाली बॉडी एक दीवार से आके टकराई, तो लार्ज मोमेंटम वाली बॉडी जब इससे टकराएगी तो उसके ऊपर फोर्स भी क्या लगाएगी, ज्यादा लगाएगी। इसके ऊपर ज्यादा फोर्स, ज्यादा मोमेंटम तो दीवार से टकराने के बाद या किसी से टकराने के बाद ज्यादा फोर्स लगाएगी। ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में कह रहा है ये जो मोमेंटम होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास के। कंडीशन क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट कर दो। ठीक है, तो मैंने हाथ की भी वेलोसिटी रखी है, पैर की वेलोसिटी भी रखी है। मैं दरवाजे को तोड़ना चाहता हूँ, बताओ किससे तोड़ूं, पैर से, क्योंकि पैर का मास ज्यादा है। मोमेंटम बढ़ गया, मोमेंटम बढ़ गया तो फोर्स क्या लगाएगा, ज्यादा लगाएगा। दरवाजा क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा। वही लिखा हुआ है, जब मास के साथ, जब ज्यादा मास के साथ हाथी ज्यादा फोर्स लगाएगा और चूहा उसके कंपैरिजन में कम फोर्स लगाएगा। अगर दोनों की वेलोसिटी क्या हो, सेम। इतना बड़ा छोटा सा पत्थर मारो, रोड़ी मारो, और उतनी वेलोसिटी से एक अद्धा मार दो, तो कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, रीजन क्या है, मास ज्यादा है। अच्छा, पता कैसे लगा कि इसका मोमेंटम ज्यादा है, क्योंकि उसने टकराने के बाद फोर्स क्या लगाया था, जो वही ज्यादा फोर्स लगा सकता है जिसका मोमेंटम क्या होता है, ज्यादा हो सकता है। एक पत्थर रोड़ी जो होती है कम फोर्स लगा, अब रोड़ी को फेंक दो 10 मीटर पर सेकंड से, अब देखो फेंक दो 10 मीटर पर सेकंड से, आपको पता लग जाएगा कि किसके पास ज्यादा मोमेंटम है। किसके पास ज्यादा होगा, जो ज्यादा फोर्स लगाएगा, जो सर को अच्छे से छोड़ देगा। ठीक है, साइड है बेटा, क्या हुआ, ठीक है भाई, प्लीज ध्यान दीजिए। अब देखिए, हमने देखा मोमेंटम जो है वो मास के क्या है, डायरेक्टली है। क्या है, मास बढ़ाओगे तो मोमेंटम क्या होगा। तो भैया इसके बीच का एम और पी को वेरिएबल ले लिया मैंने, तो ग्राफ कैसे गया, सीधा गया। ये ग्राफ कब आएगा, जब वेलोसिटी क्या होगी। अगर आप इसका स्लोप निकालते हो तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर क्या है भैया, मोमेंटम, और बेस क्या है भैया, मास। तो भैया स्लोप निकाला पी अपॉन में एम, पी अपॉन में एम क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। मोमेंटम अपॉन में मास क्या होता है, वेलोसिटी। इसका स्लोप जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी क्या होगी उतनी, स्लोप ज्यादा तो वेलोसिटी किसका, पीएम ग्राफ का। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन भी दिया मैंने कहा भैया ए बी सी, ठीक है, बताइए इनमें सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, ए की, क्योंकि कौन सा ग्राफ है, पीएम ग्राफ है। और पीएम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो किसके बराबर आता है, वेलोसिटी के। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, ए की, फिर बी की, फिर सी, बिकॉज स्लोप इज पीएम ग्राफ डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है भैया, वेलोसिटी होता है। अच्छा, अब मैंने कहा भैया, मैंने हाथ कॉन्स्टेंट कर दिया, हाथ से ही मारूंगा और हैप्टे, लेकिन लड़कियों को क्या मारूंगा, आराम से मारूंगा, लड़कों को क्या मारूंगा, तेज मारूंगा। रीजन क्या भैया, लड़कियों को तेज आराम कैसे लगा, क्योंकि मेरे हाथ का मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। लड़कियों को धीमे लगा, और लड़कों को तेज क्यों लगा, क्योंकि मेरे हाथ का मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा। दोनों में डिफरेंस क्या था, लड़कियों की बारी मैंने वेलोसिटी क्या कर दी थी, कम कर दी थी, लड़कों की बारी में वेलोसिटी क्या कर दी थी, यानी मोमेंटम बढ़ा सकते हो आप वेलोसिटी को बढ़ा करके। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मोमेंटम क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसी बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा हीरोइन क्या करती है, हीरो धोखा देता है हीरोइन को, तो हीरोइन का दरवाजा बंद करके अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके छिड़क रही होती है। हीरो बाहर से आता, नहीं 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 काजल ऐसा मत करो। अब ये काजल मानती नहीं, अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। तो हीरो आता है, पहली बार टक्कर मारता है बॉडी से, दरवाजे में कम डैमेज होता है, फिर भाग के आता है कुत्तों की तरह और दरवाजे में टकराता है, और उसके बाद क्या होता है, दरवाजा टूट जाता है। क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या है, वही बॉडी थी, लेकिन सेकंड टाइम में ज्यादा फोर्स लगा, क्योंकि उसने वेलोसिटी क्या कर दी थी, बढ़ा दी। यानी मोमेंटम बढ़ाना है तो वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। और यानी भाई प्लीज मोमेंटम, भाई प्लीज बोलिए मत, मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी का क्या होता है, डायरेक्टली होता है। ठीक है भैया, अगर आप भाई प्लीज बोलिए मत, इसका ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके का जाएगा, क्योंकि पी और वी दोनों एक दूसरे क्या है, डायरेक्टली है। स्लोप निकालिए तो ये क्या होगा, बेस क्या हो गया, वेलोसिटी के बराबर हो गया, परपेंडिकुलर इसके बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ पीवी ग्राम क्या होगा, पीवी, पीवी डायग्राम क्या देगा भैया, पी अपॉन में वी देगा, पी अपॉन में वी क्या होता है, मास होता है, यानी स्लोप इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो गया, मास।
पीवी डायग्राम में जो स्लोप होता है वो मास के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया होगा, किसका मास ज्यादा है, ए का या बी का? ए का, क्योंकि उसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। ग्राफ कौन सा है, पीवी ग्राफ, यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास। अगर मान लीजिए आपने मोमेंटम को क्या कर दिया, कांस्टेंट, क्या कर दिया, यानी एमबीवी क्या हो गया, कांस्टेंट। हाथी का मोमेंटम वही है, चूहे का मोमेंटम वही है, हाथी भी तोड़ रहा है, चूहा भी तोड़ रहा है, रीजन क्या है, जिसका हाथी का मास ज्यादा है तो उसको अपनी वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, चूहे का मास कम है तो वेलोसिटी, तभी हाथी और चूहे का मोमेंटम क्या होता है, सेम हो सकता है। वही लिखा हुआ है, जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका मास, चूहे का मास कम तो उसकी वेलोसिटी, हाथी का मास ज्यादा तो उसकी वेलोसिटी। अगर हाथी और चूहे को मोमेंटम सेम रखना है तो चूहे को अपनी वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, या हाथी को अपनी वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, बहुत कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने देख लिया जो मोमेंटम था वो मास के भी डायरेक्टली है, वेलोसिटी के भी डायरेक्टली है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू में के टाइम्स ऑफ एमवी, के क्या है 1, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, एमवी। ये वेक्टर फॉर्म क्या होती है, पी वेक्टर इक्वल टू में एमवी वेक्टर, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एमएलटी माइनस 1। ठीक है, अब आते भैया फर्स्ट लॉ, बड़ा प्यारा टॉपिक है भैया, ध्यान रखना, बहुत प्यारा टॉपिक। फर्स्ट लॉ क्या कहता है भैया, एक बॉडी कभी भी अपनी स्टेट को खुद ब खुद चेंज, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो लिखा हुआ है दिस लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स इनिशियल स्टेट, चाहे वो क्या हो, रेस्ट हो, चाहे वो मोशन हो, चाहे वो, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। ठीक है, इट कंसिस्ट विद 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या था भैया, अगर बॉडी रेस्ट में तो वो अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज, एग्जांपल में कुर्सी पड़ी है, कुर्सी पड़ी रहेगी, समझ गई, जब तक इसको हिला ना दो, फोर्स लगा दो। अच्छा, एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स, लेकिन ये डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलता, ये देखने को मिलेगा कहां पे, आपको स्पेस में। वहां पे कोई चीज चल रही है तो वो इनफाइनाइट टाइम तक क्या होगी, उसी वेलोसिटी चलती रहेगी, जब तक कि किसी और चीज से टकरा करके अपनी वेलोसिटी को चेंज, मतलब फोर्स लग जाए। ठीक है, और अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लग जाए और उसकी डायरेक्शन को चेंज ना कर दे। ये भी अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स कैसे डिफाइन करता है भैया, तो आपको पता है भैया फर्स्ट लॉ कहता है कि भैया बगैर फोर्स के कोई बॉडी चल नहीं सकती, कोई बॉडी अपनी स्टेट को चेंज, यानी फोर्स क्या है, एक एजेंसी जो कि बॉडी की स्टेट को क्या करता है, चेंज कर देता है, तो है फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। वही लिखा हुआ है, विदाउट फोर्स अ बॉडी कैन नॉट चेंज its state, so we can say that a force is an external agency which change the state of body. न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया, फर्स्ट लॉ कहता है भैया कि फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज, यानी बॉडी कैपेबल ही नहीं है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, बॉडी की इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं भैया, इनर्शिया। तो हैंस फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया, समझ गए, इनर्शिया भी तो ये कहता है बॉडी अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, यानी बॉडी कैपेबल नहीं है, बॉडी की इसी इनएबिलिटी को हम क्या कहते हैं भैया, इनर्शिया कहते हैं। नोट में ध्यान रखना, ग्रेटर इनर्शिया किसका होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए। जितना ज्यादा इनर्शिया रहेगा आपको, अगर उसकी स्टेट को चेंज करना है तो आपको उतना ही ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना कम इनर्शिया रहेगा उतने कम फोर्स में बॉडी अपनी स्टेट को क्या करेगी, चेंज कर देगी। ठीक है भैया, एग्जाम्पल बेस्ड होता है ली इनर्शिया, बहुत सारे एग्जाम्पल है मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, based on inertia effect, when a horse suddenly start moving, राइडर जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है, क्यों, क्योंकि लोअर पार्ट क्या होता है, इनर्शिया कम होता है, वो घोड़े के साथ तो मोशन में आता है, लेकिन अपर पार्ट का मास क्या होता है, ज्यादा होता है, इनर्शिया ज्यादा होता है, ये पीछे रह जाता है। ठीक है भैया, और हम नीचे गिर जाते हैं। ऐसे कह रहा है, डस्ट इज रिमूव बाय द बीटिंग हैंगिंग कारपेट बाय अ स्टिक, एक स्टिक से एक कारपेट को खींच के मारो तो कारपेट के ऊपर फोर्स लगा, कारपेट क्या होगा, आगे निकल जाएगा, लेकिन डस्ट पार्टिकल के पास कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो वहीं पर रहेंगे, और कारपेट आगे, डस्ट पार्टिकल पीछे, तो अलग हो जाएंगे दोनों। ठीक है, कह रहा भैया जब ब्रांच वगैरह को अगर जब जर्क मारते हो तो ब्रांच वगैरह में क्या आती है, मोशन आती है, लेकिन उनकी पत्ती और जो फल होते हैं वो आप रेस्ट में रहते हैं, तो ब्रांच आगे पीछे आती है और फल वगैरह वहीं पे रहते हैं, तो वो क्या होता है, टूट के नीचे गिर जाता है। एक कॉइन जो होता है, कॉइन को कार्ड के ऊपर रखो, कार्ड के ऊपर सडन जंप मारो तो कार्ड आगे निकल जाता है, लेकिन कॉइन क्या होता है, नीचे, क्योंकि कॉइन के पास कौन सा इनर्शिया है, रेस्ट, तो वो रेस्ट में रहता है, और कार्ड के ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो कार्ड क्या होता है,
मोशन में आता है तो वो आगे निकल जाता है और कॉइन क्या होता है, नीचे गिर जाता है। ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। इनर्शिया कौन है बच्चा, बड़ा होनहार है, अच्छा कुणाल मिश्रा कौन है, ठीक है ठीक है। बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ मोशन, एग्जांपल बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ मोशन। कह रहा भैया अ राइडर फॉल्स बैकवर्ड व्हेन अ हॉर्स सडनली, जब एकाएक घोड़ा रुकता है तो बंदा क्या होता है, आगे तरफ गिर जाता है। रीजन बड़ा सिंपल है, ये लोअर पार्ट क्या था, कम इनर्शिया वाला, अपर पार्ट क्या था, घोड़ा रुका, लोअर पार्ट रुक गया, लेकिन अपर पार्ट क्या था, बेबी इनर्शिया ज्यादा होने से मोशन में ही रहा, इसलिए क्या हुआ आगे। अ पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन अ बस सडनली स्टॉप, जब बस एकाएक रुकती है तो बंदा क्या होता है, आगे गिर जाता है। क्यों, क्योंकि बस के साथ आपका पैर क्या होता है, रेस्ट में आता है ड्यू टू लेस इनर्शिया, और अपर पार्ट क्या होता है, बी मोशन में होता है ड्यू टू हाई इनर्शिया, तो इसलिए आपका अपर पार्ट मोशन में, लोअर पार्ट क्या होता है रेस्ट में, तो आप क्या होता है आगे की तरफ गिर जाते हैं। एक एथलीट जो होता है वो फिनिशिंग लाइन के बाद भी भागता रहता है, क्यों, क्योंकि एथलीट को पता है अगर मैं एकाएक रुकूंगा तो मेरा लोअर पार्ट तो रुक जाएगा लेकिन अपर पार्ट रुक नहीं पाएगा ड्यू टू लार्ज इनर्शिया और मैं गिर सकता हूं, इसलिए फिनिशिंग लाइन के बाद भी क्या होता है, थोड़ा भागता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, भैया ये बहुत बड़ा बढ़िया एग्जांपल दे रखा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, कि भैया छोटे जो एनिमल होते हैं, रैबिट हो गया, चूहा हो गया या गिलहरी होगी, तो इनका मास बहुत कम होता है, स्पीड बहुत कम होती है। ये शेर का, गिलहरी तो आपसे भी तेज नहीं भाग सकती, लेकिन आप कभी गिलहरी को नहीं पकड़ पाओगे। खरगोश आपसे तेज भाग सकता है लेकिन कुत्ते या शेर से तेज नहीं भाग सकता, लेकिन फिर भी उनको कुत्ता वगैरह नहीं पकड़ पाते। हिरन तो तेज भागता है भाई, शेर से तेज भागता है हिरन, ठीक है, और वैसे भी उसके पास बहुत सारी एडवांटेज है, तो हिरन को जल्दी से पकड़ में नहीं आता। क्यों, क्योंकि भैया इन सब चीजों का मास क्या होता है, कम होता है, ये जल्दी से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, इनका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, कम होता है, आसानी से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर पाते हैं। लेकिन भैया शेर वगैरह जो हैवी बड़े जानवर होते हैं वो आसानी से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाते, इसलिए क्या होता है ये जिग पाथ में भागते हैं। किसमें भागते हैं, जिग पाथ वो पाथ होता है जिसका रास्ता डायरेक्शन लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो इसीलिए चूहे वगैरह को, जो हल्के एनिमल होते हैं उनको पकड़ पाना क्या होता है, काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बड़े समझदार होते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है भैया, कहता है भैया सेकंड लॉ, अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है डेल्टा पी अपॉन में, इसे कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये रेट ज्यादा कब होगा, जब डेल्टा पी की वैल्यू कम होगी, डेल्टा वी टी की वैल्यू क्या होगी, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये रेट ज्यादा कब होगा, जब डेल्टा पी की वैल्यू और डेल्टा टी की वैल्यू, ये रेट कम कब होगा, जब डेल्टा पी की वैल्यू और डेल्टा टी की वैल्यू। सेकंड लॉ कहता है भैया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका डायरेक्टली होता है, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा मोमेंटम में क्या होगा, उतना ज्यादा चेंज होगा और उतना जल्दी चेंज होगा। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, चेंज इन, तो जब आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो इसके अंदर चेंज क्या आएगा और इसके अंदर चेंज क्या होगा, जल्दी आएगा, ठीक है भैया। तो वही कह रहा है जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे बॉडी का मोमेंटम उतना ज्यादा चेंज होगा और जल्दी चेंज होगा, यानी रेट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये रेट बन गया, रेट दो चीज से मिलकर बनता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन टाइम। फोर्स ज्यादा लगाओगे तो मोमेंटम में चेंज क्या आएगा, ज्यादा आएगा, डेल्टा टी क्या होगा, कम रहेगा। और फोर्स कम लगाओगे तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, कम आएगा, और टाइम क्या होगा, तो रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। ये जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे ये उतना ज्यादा, ये उतना कम, जितना कम फोर्स लगाओगे ये उतना कम, उतना ज्यादा। एंड दिस चेंज अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मोशन नहीं फोर्स होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। जो ये चेंज आता है ना वो हमेशा मोशन की, फोर्स की डायरेक्शन में रहता है। कैसे, अगर मान लीजिए आप मोशन देखिए, अगर ये बॉडी है, इसकी मोशन इधर हो रही है और आपने इधर ही फोर्स लगा रखा है, तो इसका मोमेंटम का चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो मोमेंटम का जो चेंज आता है वो पॉजिटिव होता है। अब ये पॉजिटिव जो रेट होता है ना, रेट ये बताएगा, पॉजिटिव रेट बताता है कि भैया जो फोर्स है और जो मोशन है वो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और अगर आप मोशन से उल्टा लगा दोगे फोर्स तो भैया चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, रेट भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव साइन ये बताएगा कि भैया जो फोर्स लगा है वो मोशन का क्या लगा है, उल्टा लगा है, ठीक है ठीक है। जब फोर्स, देखिए ध्यान देखिए, जब फोर्स लगेगा तो मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगेगा तो मोमेंटम में क्या होगा, ज्यादा चेंज होगा, डेल्टा पी क्या होगा ज्यादा, और जल्दी चेंज होगा यानी डेल्टा टी क्या होगा, स्मॉल, ठीक है। तो एफ ज्यादा होगा, लार्ज होगा, तो इसका मतलब डेल्टा पी क्या है, डेल्टा टी क्या है। और अगर एफ स्मॉल होगा, एफ स्मॉल होगा
फोर्स छोटा है तो डेल्टा पी और डेल्टा टी, समझ गए भैया। तो रेट क्या होगा, अगर ये स्मॉल है ये लार्ज है तो रेट क्या होगा, कम। ये लार्ज है ये स्मॉल है तो रेट क्या होगा, ज्यादा। और ज्यादा रेट मतलब ज्यादा फोर्स, कम रेट मतलब कम फोर्स। अभी जो बताया मैंने, अगर फोर्स मोशन की डायरेक्शन में रहेगा तो रेट क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब फोर्स फोर्स और मोशन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर भैया मोशन इधर हो रही है, फोर्स इधर लगा दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट रहेगा नेगेटिव आएगा। ठीक है भैया, इसका मतलब फोर्स मोशन से उल्टा लग रहा है। एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, आपको पता है भैया रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, आपको पता है जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा होगा, मास या वेलोसिटी ना, वेलोसिटी की वजह से। जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो बॉडी के मास की वजह से, चेंज की वजह से नहीं आता, किसकी वजह से। तो भैया जो डेल्टा पी है उसको क्या लिखते हैं, एम इंटू में डेल्टा वी। डेल्टा वी क्यों लिखा, ये मोमेंटम ही है, डेल्टा पी है, लेकिन डेल्टा पी आपको मोमेंटम जो होता है मास इंटू में वेलोसिटी होता है, लेकिन मैं डेल्टा पी लिख रहा हूं तो मास इंटू में चेंज इन वेलोसिटी लिखूंगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम बोला, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, मास इंटू में चेंज इन वेलोसिटी के। ये डेल्टा टी वी अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, के की वैल्यू क्या होती है 1। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया एफ। ये देखिए, इसे कई बार वेक्टर लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि इससे हमें वेक्टर जो रिजल्ट आया वो क्या होता है भैया, वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो द टोटल फोर्स क्या होता है भैया, टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बात करूं एसआई यूनिट क्या होती है, केजी मीटर या न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और या फिर क्या होती है डायन। 1 न्यूटन बराबर में 10 की पावर 5 डायन। ठीक है, आपको अभी पीछे बताया भैया फोर्स और मोशन सेम डायरेक्शन लेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट भी क्या होगा। फोर्स और मोशन अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट भी क्या होगा। टाइप ऑफ यूनिट, हमारे पास दो टाइप की यूनिट होती है। एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट। क्या होती है, एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब है कांस्टेंट थ्रू आउट दी यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में एक जैसी रहती है। जैसे मान लीजिए आप 1 किलो मास पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड। बोले तो अगर 1 किलो मास का एक्सेलरेशन इतना है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन। ये पूरे ब्रह्मांड में अगर आप किसी भी 1 किलो मास को रख लो उसका एक्सेलरेशन इतना हो तो उसके ऊपर फोर्स हमेशा यही लगेगा। पूरे ब्रह्मांड में 1 किलो का मास लो, उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगा, किसी भी प्लेस पे जाओ, कहीं पर भी जाओ यूनिवर्स में, 1 किलो का मास का एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन लग रहा है। लेकिन भैया एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। क्या होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, डिफरेंट प्लैनेट, अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग रहती है, अलग अलग लोकेशन पे, क्योंकि ये भैया ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, जिस प्लैनेट की ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां पर 1 केजी का वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। जिस प्लैनेट की ग्रेविटी कम होती है वहां पर 1 केजी का वेट क्या होता है, कम होता है। यानी एक ही केजी अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग फोर्स लगा रहा है, कहीं पर 1 केजी ज्यादा फोर्स लगाएगा, कहीं पे 1 केजी, मतलब ये वेरिएबल यूनिट है। कौन सी ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, वेरिएबल होती है। ठीक है, कंसिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ का क्या महत्व है, तो भैया ध्यान रखना। अगर भैया बॉडी का मास, अगर मान लीजिए मैंने चेयर पे लात लगाया, मास का मैं इनर्शिया का मैं, मेरे फोर्स ने जल्दी से इसके स्टेट को चेंज कर दिया, लेकिन मैं यही फोर्स इस वाली बेंच पे लगाता, लोहे वाली पे, तो इसका मास क्या है, इनर्शिया। तो एक्सेलरेशन क्या होता, कम होता। ज्यादा कैसे होता, कम होता ना। ठीक है, तो कह रहे भैया अगर मान लीजिए आप कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, फोर्स क्या कर दिया कांस्टेंट, अलग अलग बॉडी पे, तो ध्यान रखना जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन, जिसका मास उसका एक्सेलरेशन, यहां पे लिखा हुआ है मास लार्ज तो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके अंदर ज्यादा होता है, जिसका इनर्शिया ज्यादा होता है, जिसका इनर्शिया कम होता है। जिसका इनर्शिया कम होगा उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसके अंदर एक्सेलरेशन। ये है एक बॉडी, इसके ऊपर एफ फोर्स लगा, इसका मास m1 था, एक्सेलरेशन कितना आया, ये वो फोर्स लगा एफ, वही फोर्स लगाया, मास क्या है m2, एक्सेलरेशन क्या है, कौन सा देखिए। तो मुझे पता है यहाँ का फोर्स किसके बराबर होगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन। यहाँ का फोर्स किसके बराबर होगा, मास इंटू में, तो दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। तो हमने ये रिलेशन लिखते हैं m1 a1 इक्वल टू में m2 a2। अगर m1 a1 दे रखा है, m2 दे रखा है, आपको a2 पूछ रखा है तो निकाल सकते हो, या फिर m1 a1 दे रखा है, आपको m2 निकालना है, a2 दे रखा है, निकाल लोगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों बॉडी पे क्या लगना चाहिए, सेम फोर्स। अलग अलग फोर्स पे वैलिड नहीं है फॉर्मूला। ये फोर्स जब भी वैलिड, ये फॉर्मूला जब भी वैलिड है
जब आप दोनों बॉडी पे क्या लगाओगे, सेम फोर्स लगाओगे। हैवी बॉडी रहेगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हैवी बॉडी का इनर्शिया भी क्या होता है, और लाइट बॉडी रहेगी तो उसका इनर्शिया क्या रहेगा, कम रहेगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल ये देखना है। अच्छा, फोर्स के कुछ फॉर्मूला जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला फॉर्मूला भैया, फोर्स, देखिए फोर्स क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स क्या होता है, एम इनटू में ए, मास भैया देखिए, अच्छा वेलोसिटी वेरिएबल है तो आप लिखोगे एक्सीलरेशन का लिखोगे डीवी अपॉन में dt। तो फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया पहला, जब वेलोसिटी क्या वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी तो फोर्स का फॉर्मूला m इंटू में a भी लिख सकते हो, या m इंटू फोर्स इक्वल्स टू m इंटू में dv अपॉन में dt। अच्छा, अगर मान लीजिए आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या है, और मास क्या है, वेरिएबल है, यानी मास टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, dm अपॉन में, ठीक है, dm अपॉन में dt इंटू में फोर्स का, एक्चुअल में अब सेम ही चीज है। अगर मान लीजिए इसको मास लेता हूं, वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन, मास वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या हो गया, अब देखो ना, इसको ऐसे लिख दो dm, और ये क्या लिख दो v अपॉन में dt, तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, और ये क्या हुआ, मास। तो भैया ये ध्यान रखना, यहाँ पर इसलिए क्या, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए dt को dm के नीचे लगाते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू में कांस्टेंट वेलोसिटी किसके बराबर होती है, फोर्स के बराबर होती है। देखिए देखिए, अगर बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा तो इसका मतलब बॉडी के फोर्स नहीं लगने का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी में चेंज जीरो हो रहा है, वेलोसिटी का चेंज जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, पता है ना भैया, अगर एक्सीलरेटर देना बंद कर दो तो बाइक क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड से भागती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी एक्सीलरेटेड मोशन ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, अगर फोर्स लगेगा तभी एक्सीलरेट होगी बॉडी, नहीं तो नहीं होगी। ड्यू टू इनर्शिया क्या लिखा, इंटरनल फोर्स, बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, इंटरनल फोर्स केवल बॉडी को क्या करता है, जोड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है बॉडी को, एक्सेलरेट नहीं कराता। बताया आपको, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू में एक्सेलरेशन, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू में चेंज, एक्सेलरेशन का लिखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। क्वेश्चन है भैया, एक बार क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है, आसानी है, जो नहीं आएंगे तो पूछ लेना मुझे। काफी सारे क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद अब ये इम्पल्स क्या था, इम्पल्स क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी, अगर बड़े टाइम के लिए फोर्स लगेगा, ज्यादा टाइम के लिए, तो उसे मोमेंटम कहेंगे, फोर्स के इफेक्ट को क्या कहेंगे। लेकिन अगर फोर्स का इफेक्ट छोटे टाइम के लिए हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, बड़े टाइम के लिए फोर्स का इफेक्ट, छोटे टाइम के लिए फोर्स का इफेक्ट इम्पल्स। लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ वेरी लार्ज फोर्स फॉर वेरी स्मॉल टाइम और चेंज इन मोमेंटम इन वेरी, क्या कहना था भैया, इम्पल्स। ठीक है भैया, फोर्स एग्जांपल लिखा भैया, फोर्स एक्सर्टेड बाय while hitting a ball, या ब्लो ऑफ हैमर ऑन अ नेल, नेल के ऊपर जब हथौड़ा मारते तो वो भी क्या होता है, उनका टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है, तो जो हथौड़ा का इफेक्ट जाता है किसके ऊपर, नेल के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है, इम्पल्स। बैट से जो बॉल हिट करते हो तो वो भी टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है, तो वहां पर जो बैट का जो फोर्स का इफेक्ट जाता है बॉल के ऊपर वो क्या कहलाता है, इम्पल्स। ठीक है, देखिए इम्पल्स फोर्स में हम फोर्स और टाइम दोनों को सेपरेटली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि भैया टाइम बहुत छोटा होता है, इतना छोटा टाइम होता है कि आप इम्पल्स और टाइम दोनों को सेपरेटली नहीं मेजर कर, हाँ उनके इफेक्ट को मेजर कर सकते हो, उनके इफेक्ट को, और उनका इफेक्ट क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर आता है, क्या आता है, ठीक है भैया, तो क्योंकि उसके इफेक्ट को, हाँ यहाँ पे लिखा इम्पल्स, और हाँ इम्पल्स का जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम ही होता है, लेकिन बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। ठीक है भैया, एक्सप्रेशन ऑफ इम्पल्स कुछ भी नहीं है, कह रहा है अकॉर्डिंग सेकंड लॉ, क्या कहता है, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, लेकिन अगर मैं डेल्टा टी टाइम बहुत छोटा कर दिया तो क्या होगा, ये जो मोमेंटम है वो क्या बन जाएगा, इम्पल्स, क्या बन जाएगा। तो वह देखिए भैया टाइम बहुत छोटा कर दिया, साइड में लिखिए अब इसको, तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो डेल्टा पी किसके बराबर आएगा, एफ इंटू में डेल्टा टी के, और आपको पता टाइम बहुत छोटा है, तो ये जो इफेक्ट है
ये क्या कहलाएगा, इम्पल्स कहलाएगा। छोटे टाइम के लिए अगर ये टाइम छोटा कर दो तो इस इफेक्ट को, यानी जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके बराबर आएगा, इम्पल्स के। तो इम्पल्स क्या होता है भैया, यहाँ पे देख लिया आपने, इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। लेकिन ये मोमेंटम का चेंज क्या होता है, बहुत छोटे टाइम में होता है, ठीक है। तो इम्पल्स इसके बराबर आएगा चेंज इन मोमेंटम के, और इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू में डेल्टा टी के बराबर ही होता है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम को तो डेल्टा पी टू माइनस पी1, ठीक है। और इम्पल्स में यहाँ पर एफ तो ऐसे लिख दीजिए, डेल्टा टी को लिखते हो टी टू माइनस, इस फोर्स को क्या कहते हैं भैया, इम्पल्सिव फोर्स। अच्छा मोमेंटम का चेंज निकालो तो P2 क्या होगा, mv2, P1 क्या होगा, mv1, m कॉमन ले लिए तो क्या होगा, v2 माइनस, कैसी क्वांटिटी भैया, वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, तो उसकी वेक्टर फॉर्म आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आपको मोमेंटम में लिखनी है तो इम्पल्स वेक्टर इक्वल्स में चेंज इन मोमेंटम वेक्टर, इम्पल्स वेक्टर इक्वल्स में चेंज इन टाइम इनटू में फोर्स वेक्टर। एसआई यूनिट क्या होगी भैया, केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि मोमेंटम है ना, मोमेंटम के बराबर आता है, मोमेंटम क्या होता है, केजी मीटर, तो इम्पल्स की भी क्या होगी, कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो ध्यान दीजिए भैया, अगर फोर्स कांस्टेंट है, टाइम वेरिएबल है, क्या है, टाइम वेरिएबल है, तो भैया फोर्स कांस्टेंट ही रहेगा, केवल क्या बीत रहा है, तो उस केस में आपका ग्राफ क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर शेप का। अगर आप इसका एरिया निकालने जाते हो तो इसका बेस क्या है, डेल्टा टी, और हाइट क्या है भैया, एफ। एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, लंबाई गुणे में लंबाई क्या है भैया, डेल्टा टी, और चौड़ाई क्या है भैया, फोर्स इंटू में टाइम क्या होता है। तो अगर आपको एफ टी ग्राफ दे रखा है तो उसका एरिया निकालोगे, क्या आएगा, इम्पल्स आएगा, क्या आएगा। अच्छा अब देखिए, फोर्स कैसा है, वेरिएबल है, लेकिन फोर्स के अंदर चेंज क्या है, देखिए फोर्स वेरिएबल 2 4 6 8 10 12, ये वेरिएबल फोर्स है, लेकिन इनके अंदर जो चेंज आ रहा है क्या रहा है, 2 2 2 2 2, तो उसमें केस में ग्राफ क्या बनेगा, एफ टी ग्राफ में इस तरीके बनेगा। अगर टाइम और फोर्स बनाओगे तो ग्राफ इस तरीके बनेगा। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, ट्राइंगल, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, फोर्स, क्योंकि फोर्स के पैरेलल है। ट्राइंगल का बेस क्या है, ठीक है भैया, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो हाफ बेस इंटू में हाफ बेस क्या है भैया, डेल्टा टी, हाइट क्या है, एफ, एफ इंटू में डेल्टा टी क्या होगा, इम्पल्स, ठीक है। तो आपका कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, एफ टी ग्राफ हो और आपको इम्पल्स निकालो, तो स्ट्रक्चर का क्या निकालोगे, एरिया। ट्राइंगल आ जाए, रेक्टेंगल आया, कुछ भी आ जाए, अगर आपको बोलेगा एफ टी ग्राफ में आपको इम्पल्स निकालना, तो उनका क्या करोगे, एरिया निकाल दोगे, क्योंकि एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ क्या देता है, इम्पल्स देता है। लास्ट केस है, इसको तो ऐसी बोर्ड पे करा दो, खत्म ही हो गया इसका ना। अच्छा एग्जाम्पल भी है इसमें क्या, लेकिन जहां तक मैंने पीछे पढ़ा रखा वहीं तक पढ़ाऊंगा मैं, यहीं तक पढ़ाया मैंने। देखिए ये वाला फॉर्मूला जो है, आपको पता है एफ इक्वल्स में क्या होता है, टीपी अपॉन में डी टी, क्योंकि टाइम बहुत छोटा तो आप इसको लिखते हो डी आई अपॉन में डी टी, क्योंकि जब टाइम छोटा होगा नीचे डेल्टा टी, जो डी टी का मतलब होता है टाइम बहुत छोटा लिया आपने, तो उस केस में आप डीपी को लिखते हो डी आई लिखते हो, तो डी आई क्या होगा, एफ इंटू में डी टी, टोटल इम्पल्स, इम्पल्स क्या करो, इंटीग्रेट करो, डी आई का क्या होता है आई, और इधर लिख दो एफ इंटू में डी टी, और यहाँ पे लिमिट लगा दो T1 से लेकर T2। तो भैया ये फोर्स क्या वेरिएबल है, जब आपका फोर्स वेरिएबल की फॉर्म में हो तो आपको, अब नीचे क्वेश्चन भी करा रखे मैंने इसके, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कोई एग्जांपल है, चलो एग्जाम्पल भी देख लो। एक, अच्छा मैंने यहाँ पे बोल दिया आपका इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, एफ इंटू में डेल्टा टी, ठीक है, समझ गया। अगर मैं इम्पल्स को कांस्टेंट कर दूं तो एफ इंटू में डेल्टा डी भी क्या होगा, कांस्टेंट, तो एफ क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन में, कांस्टेंट अपॉन में क्या होगा, डेल्टा टी। फोर्स क्या है, डेल्टा टी के क्या आ रहा है, इनवर्सली आ रहा है, ये टाइम ऑफ कांटेक्ट है, ये फोर्स है। कह रहा है एक क्रिकेट प्लेयर जो होता है वो अपने हाथ को पीछे करता है कैच करने के दौरान, क्यों, क्योंकि जब वो अपने हाथ को बॉल के साथ पीछे करेगा तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़िया है, तो उसके हाथ पे फोर्स क्या लगेगा, अब फोर्स कम लगेगा तो इंजरी क्या आएगी। जब एक बंदा कंक्रीट पे गिरता है तो उसको बहुत चोट आती है, क्यों, क्योंकि भैया कंक्रीट पे गिरता है तो भैया तुरंत रेस्ट में आता है, उसकी बॉडी रेस्ट में आएगी, टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या है बहुत कम, तो फोर्स क्या लगेगा उसके ऊपर, हाथ पैर अच्छे टूटेंगे, ठीक है। जब आप रेत वगैरह पे गिरते हो, ठीक है भैया, तो जब आप गिरोगे तो आप रेत में क्या होगे, तुरंत रेस्ट में नहीं आते, क्या होता है, धंसते हो, यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है वहां पर ज्यादा होता है भैया, तो फोर्स क्या लगेगा, आपकी बॉडी में इंजरी क्या आएगी,
आप गद्दे वगैरह में गिरो, बिल्कुल सेम केस होता है, गद्दे पे गिरोगे तुरंत रेस्ट में नहीं आओगे, गद्दे पे गिरोगे तो गद्दा दबेगा, उसके बाद रेस्ट में आओगे। टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, काफी ज्यादा, इसलिए फोर्स क्या लगता है, काफी कम। ठीक है भैया। ऊंट वगैरह भी क्या होते हैं, आपको रेत में चलने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि जब आप रेत पे पैर लगाते हो, रेत पे पैर लगाओगे तो पैर रेत धसेगी, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा रहेगा तो भैया फोर्स क्या लगेगा, कम। जब जमीन पे फोर्स कम लगेगा या आपके पैर पे फोर्स कम लगेगा तो आप चल भी अच्छे से नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पे सारे लिख रखे मैंने, फिर क्वेश्चन कर रखे, क्वेश्चन में अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, इतने मैंने पढ़ाया था उस बैच में। ठीक है, मिलते हैं भैया अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।